अस्सलाम वालेकुम। वो लिंक भेजा तो शेयर करो क्लास के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जब ये क्लास में स्टार्ट करने लगा था 11 बजे तो वो चेयरमैन साहब आ गए, वो उन्होंने बुला लिया था, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। चले खैर, टाइम है, अब 30 मिनट पे सेशन होता है नॉर्मली। तो यस्टरडे जो है हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, बेसिक्स। बेसिक्स को आगे मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, वेब एप्लीकेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ जो है वो नेटवर्क इंटेंसिव एप्लीकेशंस होती हैं। जी सर। जैसे हमारे पास कॉरपोरेट एप्लीकेशंस होती हैं कि उसके अंदर जो है वो इंटरनेट सर इंटरैक्टिव स्क्रीन नहीं होता नजर है। आ रही। ये नहीं नजर आ रही? अच्छा, नो सर। शेयर कर दोबारा। अब नजर आ रही? यस सर। चले, तो सर ये सर हमारे पास HTML से कर। जी HTML पे सर। HTML से ठीक है स्टार्ट सर। करेंगे। अभी यस पहले थोड़ी सी ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको रियलाइज़ करवाना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन से टूल्स हैं। उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है, वरना हमने HTML ही स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यस हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन हैं उनकी जो कैटेगराइजेशन या प्रैक्टिस हैं, कुछ नेटवर्क इंटेंसिव होती है जिसके अंदर इंटरनेट जो है हर वक्त इंटरैक्टिव मोड में होता है। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें इंटरनेट पैसिव मोड में चला जाता है कि मतलब आपने कनेक्ट किया, आपका डाटा डाउनलोड हुआ, अब आप उस पर काम कर रहे हैं, फिर दोबारा आप कुछ सेंड करेंगे तो फिर इंटरैक्ट होगा, यानी उसके अंदर नेटवर्क इंटेंसिव नहीं होगा। कुछ है जो नेटवर्क इंटेंसिव है जिसमें हर वक्त जो है कनेक्टेड मोड में ही होता है। फिर कुछ है कंकरेंसी बेस्ड, लार्ज नंबर ऑफ यूजर may access WhatsApp at one time. In many cases, the pattern of user among end user will vary greatly. Unpredictable load, the number of user of the WhatsApp may vary by order of magnitude from day to day. 100 user may show up a Monday, 10 user maybe on Tuesday. यानी ये जो है कंकरेंट यूजर एक वक्त में कितने होंगे उनको कहते हैं कंकरेंसी बेस। कंकरेंसी बेस के अंदर फिर वो उनको मैनेज करना कि सबको सबको एंटरटेन करना। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे हमारा बोर्ड वगैरह के रिजल्ट आते हैं तो वो कुछ देर में जो सिस्टम बैठ जाता है, उसमें उन्होंने, हालांकि वो उस पे लोड एकदम से आना होता है, उसके अंदर वो कंकरेंसी उस लेवल की मेंटेन नहीं होती, इस वजह से वेबसाइट बैठ जाती है, रिस्पांस देना छोड़ देती है। तो अगर आप उसको कंकरेंट
सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि वो उसको यूजर को फ्रेंडली जो है, यानी उसको फ्रेंडली एंटरटेन किया जाएगा कि जो भी इंटरेक्ट होता है उसको थोड़ा सा डिले दे के उसको यूजर इंटरेक्टिवनेस देके कि आप थोड़ा वेट करें, और इस तरह करके उसको एंटरटेन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वगैरह में जो होते हैं उनमें वो इतने रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास कि वो कंकरेंटली इतने सारे लोगों को एंटरटेन कर सकें, इसलिए फिर वो बैठ जाती है। कंकरेंटली उन्होंने उसके अंदर बिहेवियर दिया होता है लेकिन वो, और लेकिन ये व्हाट्सएप नहीं बैठता, जितने मर्जी यूजर वो करते हैं नॉर्मली ये कम ही देखा जाता है कि व्हाट्सएप जो है वो थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि उसके पीछे उनके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ यूजर एट द टाइम सर्विसेज मांग रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंकरेंट या कंकरेंसी बेस्ड एप्लीकेशन। उसके बाद कुछ होते हैं परफॉर्मेंस का भी फैक्टर है। वेब ऐप यूजर मस्ट वेट टू लॉन्ग फॉर एक्सेस फॉर server side process for client side formatting and display, he or she may decided to go elsewhere। जैसे आमतौर पे होता है आप व्हाट्सएप को जो है वेब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वो उस तरह इतनी फास्ट नहीं होती जैसे आपकी मोबाइल पे चल रही होती है। ये तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो भी मैटर करती है। तो यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि नेटवर्क इंटेंसिव है, कंकरेंसी प्रोवाइड करता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, अवेलेबिलिटी फिर एक और एट्रीब्यूट है अवेलेबिलिटी। although expectation of 100% availability is unreasonable, user of popular web apps often demand access of 24 by 7 by 365 basis। इसका पता है 24 by 7 by 365 basis कि पूरा साल 24 घंटे यानी पूरा हफ्ता और 24 घंटे सर्विस दे पूरा साल। 365 ईयर को रिप्रेजेंट करता है, 7 वीक को, 24 आवर्स जो है डे को रिप्रेजेंट करता है। यूजर इन ऑस्ट्रेलिया और एशिया माइट डिमांड एक्सेस ड्यूरिंग टाइम when traditional domestic software application in North America might be taken offline for maintenance। अब इसके अंदर चूंकि टाइम जोन का डिफरेंस की वजह से तो वो मेंटेनेंस का टाइम क्या रखते हैं कि जिस टाइम जो है यूजर कम होते हैं उस वक्त पे जो मेंटेनेंस का टाइम रखते हैं ताकि कम से कम लोग डिस्टर्ब हो। फिर कुछ एप्लीकेशन डेटा ड्रिवन है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनी वेब ऐप इज टू यूज हाइपर मीडिया present text to present to present text, graphics, audio, and video content to the end user. In addition, web apps are commonly used to access information that exists on database that are not an integral part of web-based environment, e.g. e-commerce of financial application। ई-कॉमर्स हो गया, फाइनेंशियल एप्लीकेशन हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास डाटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन होगी। फिर कंटेंट सेंसिटिव, द क्वालिटी एंड एस्थेटिक नेचर ऑफ कंटेंट रिमेन एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वेब एप्स। फिर कंटिन्यूस एवेल्युएशन क्या है? Unlike conventional application software that evolve over a series of planned chronologically spaced releases, web application evolve continuously. It is not unusual for some web apps to be updated on minute by minute schedule or for content to be independently computed for each request। ये कंटिन्यूस एवेल्युएशन का क्या फीचर है कि क्या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए या उसके डाटा की ऐसी डिमांड होती है कि उसका डाटा चेंज होता रहता है। मसलन फॉरेक्स की वेबसाइट है उसके ऊपर तो वो फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं, डाटा चेंज होता रहता है, कभी कोई कंपनी बैठ गई, कोई अप हो गई, वो जो है उसके अंदर कंटिन्यूस एवेल्युएशन आता रहता है। इसके अंदर वेबसाइट अपडेट 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 होती रहती है। फिर immediacy, although immediacy, the compelling need to get software to market quickly is a characteristics of many application domain। अब कुछ एक और भी चीज होती है, कुछ जो हमारे जो एप्लीकेशन होती है, कुछ पोर्टल होते हैं ऐसे जिनके ऊपर डिमांड चेंज होती रहती है मार्केट की। तो मसलन अभी ये प्रोडक्ट लगाना है, अभी ये लगाना है, अभी ये लगाना है, अभी ये लगाना है, तो वो जो इमीडिएसी है कि मार्केट करने की कैपेसिटी जो है
वो भी एक करेक्टरिस्टिक्स है वेब एप्स की। यानी वो करेक्टरिस्टिक्स की हम देख रहे हैं ना कि कुछ है जिनमें इंटरनेट इंटेंसिव है, कुछ है डाटा इंटेंसिव है, कुछ सिक्योरिटी इंटेंसिव है, कुछ परफॉर्मेंस इंटेंसिव है, कोई कंकरेंसी इंटेंसिव है, ठीक है, कोई कंटेंट है, कोई कंटिन्यूटी ऑफ एवेल्यूशन है, कोई इमीडिएसी है कि फौरी तौर पे चेंज किया जाए, फिर सिक्योरिटी है, फिर एस्थेटिकनेस है कि अनडिनाइबल पार्ट ऑफ अपील ऑफ वेब ऐप इज टू लुक एंड फील when an application has been designed to market a shell product or idea aesthetic may have much to do with the success a technical design। अब कुछ वेब एप्लीकेशन ऐसी होती है मसलन कि आपकी वेबसाइट कितनी खूबसूरत है, उसके अंदर कलर कम्बिनेशन कितने अच्छे हैं, कितनी अपीलिंग है कि वो अट्रैक्ट कर रही है यूजर्स को, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास एस्थेटिक्स में आ जाएगी। चैट में क्या है भाई, ये अटेंडेंस शुरू हो गई, ये काम भी ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास आ गई कि वेबसाइट की या वेब एप्लीकेशंस की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है, कि किसी में किसी चीज़ की डिमांड है, किसी में किसी चीज़ की डिमांड है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र फॉर देयर वेब एप्स। अच्छा भाई, अब जो हमारा जो इसमें एक पाथ बनेगा, जो रोड मैप बनेगा कि वेब एप्लीकेशन या वेब इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। स्टार्ट इस तरह होता है कि पहले आप HTML सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जब ये चीज़ें आपको आ जाती हैं तो देन रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। तो फिर वेब की डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिवनेस डालते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट इंटरैक्टिव हो, ठीक है जी, इंटरैक्टिव हो। फिर ECMS स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट टू ऑल मॉडर्न ब्राउज़र दैट गुड लुक एज इट स्पेशली दी न्यू एरे फंक्शंस। यानी हम जो है स्टेप बाय स्टेप, दूसरे स्टेप में जो है when you feel comfortable with HTML and CSS, it is time to dig deeper. You should learn how to use maps, fonts, icons in HTML। जैसे गूगल मैप हो गया, ठीक है, मुख्तलिफ फोन्ट्स की टाइप हो गई, आइकन्स डिफरेंट हो गए, वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं HTML। On the JavaScript side, you should learn how to access HTML DOM, data object model। You should also learn how to use Ajax JSON for making server request। यानी ये अभी चीज़ें जो है ना, अभी आप लोगों के लिए ये सारी टर्म्स नई हैं कि डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एजेक्स क्या है, जेसन क्या है, HTML CSS, इनका तो शायद कुछ आपको इंट्रोडक्शन में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो। इसमें गूगल मैप्स का भी किसी एक्सटेंट तक चीज़ों का आपको पता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो है। स्टेप 3 में आप फ्रेमवर्क स्टेप्स सेलेक्ट करते हैं कि मसलन आप बूट स्टेप्स के फीचर यूज करते हैं, आप मटेरियल डिजाइन के, आप W3.CSS के फीचर, आप एंगुलर JS, रिएक्ट के, ठीक है, और एंगुलर, ठीक है, W3JS, ये सारी चीज़ें जो है अब इनकी jQuery है, इन सारों की पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है इन सारी चीज़ों को, यानी आप अगले स्टेप में करते हैं। स्टेप 4 में आप बैकएंड पे आते हैं, आप मीन स्टैक यूज करते हैं, आप फुल स्टैक यूज करते हैं, आप एंगुलर। अच्छा, इसमें अब जैसे बैक एंड में क्या है, फ्रंट एंड पे तो ये है, ये अभी तक जो बातें हो रही थी वो फ्रंट एंड से अलग बातें हो रही थी कि आप जो है आप CSS से कैसे जो है अपनी वेबसाइट को खूबसूरत कर सकते हैं, आप कैसे स्क्रिप्टिंग यूज करके उसको इंटरैक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे गूगल मैप, गूगल फोन और आइकन वगैरह डाल के उसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं, लुक एंड फील को बेहतर कर सकते हैं। ये सारी बातें क्या थी, एक फ्रंट एंड की दो चीजें होती है, एक फ्रंट एंड वो जो यूजर को नजर आ रहा है,
एक बैक पे जो वर्किंग हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, बैक एंड कहते हैं। बैक एंड में अंदर आपके पास तो आप डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे, अब कोडिंग को कैसे मैनेज करेंगे। तो डेटाबेस के लिए एसक्यूएल हो गई, कोडिंग के लिए पीएचपी हो गई, कोडिंग के लिए एएसपी हो गई, कोडिंग के लिए पाइथन हो गई, फिर फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट के मोड में एसक्यूएल हो गई हमारे पास डेटाबेस में, नोड जेएस जो है आपके पास कोडिंग के लिए हो गई, माइस्क्यूएल भी आपके पास डेटाबेस है, मोंगो डीबी जो है ये क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है, ये क्लाउड के ऊपर आप डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। इसमें आजकल वो मीन स्टैक भी जो है वो काफ़ी फेमस है और ज़्यादा काम हो रहा है मीन स्टैक में। कोशिश करेंगे कि हम लोग भी जो है वो मीन स्टैक पे आए। मीन स्टैक में जो है आपके मोंगो डीबी जो है वो एज ए डेटाबेस यूज हो रहा होता है, और एंगुलर जेएस, और ठीक है। तो ये एसक्यूएल ये इसमें जो है वो मीन स्टैक के ऊपर जो है हम जो चीज़ें, अब ये जो चीज़ें हैं इस सारे को एक मैप से जो है, इसको ज़रा जूम करते हैं, ये देखिएगा कि हम बेसिक्स सीखने के बाद, बेसिक्स यानी आप HTML और CSS सीखने के बाद, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये आपकी बेसिक्स है, फिर जावास्क्रिप्ट की आगे ये क्वेरी है, तो आप डीप में आते हैं, ये आपका बेसिक्स का पोर्शन होगा। पहला स्टेप था ना, 4 स्टेप बताए ना मैंने, पहले स्टेप में आप HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखते हैं और फिर jQuery सीखते हैं, ये चीज़ें हो गई। देन आप डीप पर आते हैं, CSS में रिस्पॉन्सिव वेब की तरफ आते हैं। CSS के अंदर प्री प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं, ये इसके अंदर फ्रेमवर्क्स ये यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैपिंग है, ठीक है, मटेरियलाइज है, फिर सिमेंटिक्स है, यूजर इंटरफेस, ये वो सारी क्या है, CSS के एनहांस्ड फीचर्स हैं। फिर आप जावास्क्रिप्ट को एनहांस करते हैं तो ESC आ गया, टेस्टिंग आ गया, फिर टाइप स्क्रिप्टिंग आ गया, ठीक है, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे पैकेज मैनेजर, यार्न है, NPM है, ग्रंट है, RPM स्क्रिप्ट है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ से इसके आगे जो है फिर इसी तरीके से आप लोडर और बंडलर में वेब पैक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे मतलब हमारे पास यानी ये जो मॉड्यूल लोडर और बंडलर जो है वो आपकी कंकरेंसी वगैरह की और मैनेजमेंट ऑफ कोड को जो है उससे मतलब जो है हमारे पास ये आ गया। फिर इसी तरीके से फ्रेमवर्क्स में आप एंगुलर करते हैं, रिएक्ट करते हैं, Vue भी है, प्री रिएक्ट है, इंटरफ्रेनो है, ये हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ करते हुए फिर रिएक्ट के अंदर फ्लक्स है, रिडक्स है, एमबॉक्स है, ये मोबेक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली स्टेज में एक एक हमारे पास ये डीपर में आ गया, फिर डीपर के बाद आपके पास ये हमारे पास SVG, और फिर ये हमारे पास मेथडोलॉजीज आ गई, सूट, CSS, बीम, OCS, यानी आप जितना जितना डेप्थ में जाते जाएंगे वो जितना कहते हैं ना स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूज होती हैं, ये इसके जो है फ्लेक्स आ गया, रोटेट, स्केल और ड्राइव डीप, ये हमारे पास जो है फर्दर जो रेगेक्स आ गया कि आप सर्चिंग करेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए करेंगे, फिर डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करेंगे, फिर डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न इस टाइम हैं, जैसे MPC है, और भी नए नए चीज़ें जो है वो कि आपने कोडिंग के कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपने कोडिंग करनी है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे जी बैकएंड पे आप आ गए, बैकएंड पे आपकी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, तो आपके पास ये पाइथन आ गई, आपके पास PHP 7 आ गई, आपके पास Node.js आ गई, आपके पास Ruby रेल आ गई, ठीक है जी। तो ये और फिर इसके बाद इस तरफ आपके पास C#.NET आ गई, ये सारी प्रोग्रामिंग के आ गई ना। फिर उसके बाद जो बैक एंड पे वेब सर्विसेज जो आते हैं, आपको मैंने एक स्लाइड कल पढ़ाई थी ना, वेब सर्विसेज, वो सर्वर मशीन जो क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं उनको क्या कहते हैं, वेब सर्वर।
और फिर ये वेब सर्वर में आपके पास जैसे हमारे पास ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है वेब सर्वर्स की कैटेगरी आ गई। जैसे आपके पास वैम्प सर्वर है, जेसन है, अपाची का है, कोटी का है, ये वेब सर्वर्स आ गए। फिर ये रेस्टफुल एपीआईज आ गई, एमवीसी आ गई, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशंस आ गई, फिर सॉलिड आईडी आ गई, फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस आ गए। ये क्या है, सारी एडवांस चीज़ों की तरफ, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास ये कोचिंग रिलेशनल डेटाबेस आ गया, ओरेकल आ गया, पोस्ट ग्री सीक्वल आ गया, मोंगोडीबी, मोनियाडीबी, माई सीक्वल, ठीक है, और एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर इसी तरीके से नो एसक्यूएल डेटाबेस, ये है, ये रिलेशनल डेटाबेस है। डेटाबेस का कोर्स आप लोगों ने पढ़ा है क्यों बच्चों? यस सर, पढ़ा है। डेटाबेस जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपने माई सीक्वल पढ़ी होगी या आपने ओरेकल पढ़ी होगी, इन्हें बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। इसके अंदर टेबल्स होते हैं, व्यूज होते हैं, एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं। इसी तरीके से एक जो है, एक और डेटाबेस की कैटेगरी शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, इसको कहते हैं नो सीक्वल कहते हैं, जिसके अंदर टेबल वगैरह का कॉन्सेप्ट यानी डिफरेंट अंदाज से है। वो उसके अंदर आपके मोंगो डीबी हो गई, ठीक है, ये क्लाउड भी हो गया, ये सारे जो है ये क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस की जरूरत है। रेडिस, ठीक है, और ये क्रास एंड्रो। अच्छा, अब आप लोगों ने अभी आप लोगों के ना ये सारे नाम बड़े मुश्किल मुश्किल, और आपको पता नहीं कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये सारी दुनिया ही आ गई इधर। अब आपने पहला टास्क आपका ये है, पहला टास्क आप ये देखो, कल को आप लोगों ने जॉब भी करनी है ना। कुछ ही कोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर जॉब का दारोमदार होता है। अगर वो कोर्स आप अच्छा कर लेते हैं तो वो आपकी बेस बन जाती है। अब उसके अंदर वो आपका जो कोर्सेज हैं जिनकी बेस के ऊपर आपके लिए आसान हो जाता है, इसके ऊपर आपको आसान हो जाता है कि आप इंटरव्यू को कंप्लीट करें, आप जॉब को हासिल करें। उसमें जो कोर्सेज आते हैं आपके, एक आपका कोर्स बनता है जो ये वेब का आ गया। फिर अभी आपका पता नहीं वो विजुअल प्रोग्रामिंग वगैरह है आपका, जिसके अंदर C# या VB.NET वगैरह पढ़ाई जाती है। या फिर आपका कोर्स डेटाबेसिस का कोर्स हो गया कि आप उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो ये वो कोर्सेज हैं जिनको अच्छे तरीके से कर लेने से और उनको जो मार्केट में चल रहा है उसके मुताबिक कर लेने से आपके लिए ये आसानी हो जाती है कि आप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते। समझ आई बात की? तो अब ये जो है, ये मैंने ये सारा ये यहाँ पे इसका वो रेफरेंस भी लिखा हुआ है, ये W3 स्कूल से ही ये मैंने लिया है कि अभी जो करंटली जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी जो है फेज वाइज बता दी कि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें। हम इस कोर्स पे जहाँ तक जाते हैं वो डिपेंड करता है आप कितना लर्न करते हैं, मैं कितना सिखा सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है भाई, अभी पहला टास्क जो आप लोगों का है, आपने ये करना है कि इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, ये जो अभी हमने ये दो फिगर्स देखी हैं, इनके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इनको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? सिर्फ इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ें हैं क्या, इनकी मार्केट में डिमांड है या नहीं, कौन सी चीज़ क्या है, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना। अगर तो आप इसको कर लेते हैं, मैं अगर जैसे कल की क्लास में कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपसे इसी के मतलब थोड़ी बहुत बातें पूछूं। अगर तो आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे देते हैं और तो फिर मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने पढ़ा है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैंने एज असाइनमेंट आपको दे देना। ठीक है, फिर इसमें से जब आप इसको देखेंगे तो इसमें से आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैंने किस चीज़ पे काम करना है। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे कि
जो फेमस या फेमिलियर चीजें कौन सी मार्केट में इस तरह चल रही हैं, उसके लिए जो जॉब पोर्टल्स है आप वहां से भी देख सकते हैं कि जॉब पोर्टल्स के अंदर इस वक्त किस चीज की डिमांड है। देखो बच्चों, अभी टाइम बहुत फास्ट है, आप गैर जरूरी चीजों पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको आप फिर लेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप अभी से गोल ओरिएंटेड चीजों को सीखोगे कि मैंने ये चीजें अपनी ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्टडी सीख लेना है, तो आप वो लोग फिर फास्ट जो है जॉब्स के अंदर जो है वो सेचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी राहें जो है अभी से डिसाइड करनी है। राहें डिसाइड करने का क्या मतलब है कि फर्ज किया कि एक बंदा कहता है जी मैंने जो है मैंने सिलेक्ट करना है, फर्ज किया स्क्रिप्टिंग के अंदर कोई उसने जो है फ्रेमवर्क उसने सिलेक्ट करनी है, मीन कोई ले ले, ठीक है जी, उसने मीन स्टैक फर्ज किया उसने सिलेक्ट करना है। तो अब इसका मतलब ये है कि उसकी सारी तवज्जो मीन स्टैक को सीखने में होगी। ठीक है, अब इसके पैरेलल भी बहुत सारी चीजें हैं जो मीन स्टैक जो काम करती है वही दूसरी चीजें भी करती है। अब अगर ये मीन स्टैक को फोकस करेगा तो जो इस कोर्स का जो टर्म प्रोजेक्ट होगा जिसको कहेंगे सब, जो इस सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो होगा वो उस पर अगर काम कर लेता है और कल को उसी एरिया में फाइनल प्रोजेक्ट भी कर लेता है, तो इसका मतलब वो उसके पास इनफ नॉलेज होगा कि वो मार्केट में कम्पीट कर सके। वो एज ए इंटर्नी नहीं जाएगा, एज ए डेवलपर ही जाएगा। समझ आई मेरी बात की? तो अभी से अगर आप लोग यहाँ से डिसाइड कर ले कि मैंने ये चीज सीखनी है और फिर उसके ऊपर उसी तरीके से फोकस करते हुए आप टर्म प्रोजेक्ट भी देते हैं, और कल को अगर आप वैसे तो आपका मेरा ख्याल वो है थीसिस है एमएससी में, तो अगर आप उसके ऊपर और इन्वेस्ट करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको इसका बेनिफिट होगा। ये मैं वक्त से पहले आपको बातें बता रहा हूँ, तो जो इसको पिक कर लेगा उसको फायदा होगा। नहीं तो हमने तो अपनी रूटीन से पढ़ाना ही है, हमने तो अपनी रूटीन से पढ़ाना ही है, लेकिन जो इसको कैश कर लेगा इस वक्त को उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो क्वेश्चन पूछ सकता है। नो सर, क्लियर। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। चले, मेरे ख्याल आज के लिए वो इतनी मुश्किल बातें काफी हैं। कल से इंशाल्लाह हम जो है वो HTML स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर में हम मेजॉरिटी ऑफ HTML को खत्म कर लें। यस थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में स्लाइड भेज दीजिएगा बाद में लेक्चर अभी के बाद। एक ही स्लाइड हुई है, मैं भेज दूंगा, अभी इसलिए नहीं भेजी थी कि अभी तो वो हमें पढ़ा ही उतना है। तो ओके सर, ठीक होगा। GR या CR जो है वो अटेंडेंस सेंड कर दे, वो उसको मैंने फॉर्मेट कल बताया था ना कैसे सेंड करनी है। यस सर, यस सर, कर लो। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।